नमस्कार सोना में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और प्री ओपनिंग सेशन में देखिए एसजीएक्स निफ्टी में मजबूती आती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी और ये रिकवरी आपको दिखेगी एशियाई बाजारों में भी। हमारे बाजार तो सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 10 अंक ऊपर है, लेकिन देखिए 65 अंक नीचे से रिकवर हो चुके हैं एसजीएक्स। 45-50 65 अंक से ज्यादा की रिकवरी है। ओके, तो देखिए अच्छा रिकवरी शानदार हुई है 200-250 पॉइंट की निक्केई में भी। और हांगकांग तो सुबह से लीड लेने की कोशिश में एक डाउ फ्यूचर को थैंक यू कह देना चाहिए। एक आध ताइवान वाइवान नीचे बचा है, बाकी सब तो ऊपर है। चलिए डाउ फ्यूचर्स भी देखिए फटाफट सेंचुरी मार चुका होगा, 82 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स आधा % की मजबूती के साथ। तो कल की कमजोरी के बाद रिकवर होंगे अमेरिकी बाजार, ये संकेत इस वक्त आपको दिख रहे हैं। तो अब फोकस हम उन्हीं शेयरों पर करते हैं जहां पर एक्शन तेजी की तरफ हो सकता है। आईआरबी इंफ्रा क्या खरीदारी करनी चाहिए, नितिन बताएं। ये खबरें वैसे अंदाजा था पहले से कि आईआरबी इंफ्रा को ये अहमदाबाद गुजरात से लेकर उदयपुर तक का 6 लेनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। 2100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा हुई है। बताइए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय है आपकी? देखिए जी, आईआरबी इंफ्रा इनफैक्ट ऐसा स्टॉक है जिसको आप डिलीवरी में भी लेके अगर 2-3 महीने रखें तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इसके वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स इसमें काफी अच्छे स्ट्रांग ब्रेकआउट्स है। अगर इसमें डेरिवेटिव डेटा में देखें तो इनफैक्ट इसमें काफी अच्छी बाइंग हुई थी 8 सितंबर को, और 8 सितंबर को इसकी क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली थी करीब 250-52 रुपए के आसपास, और उस दिन ओपन इंटरेस्ट भी काफी एडिशन हुआ था, और अभी भी वो ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इसमें बना हुआ है, रोलोवर्स भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अगर आपके पास नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप बाइंग के लिए कुछ स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है आईआरबी इंफ्रा ऐसा स्टॉक है जो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो करीब 248-247 के आसपास का बनता है, और ऊपर टारगेट मुझे लगता है कि 275-280 का बनना चाहिए। अगर आप डिलीवरी लेकर के रखते हैं तो 300-320 तक के टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने में मिल सकते हैं। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा पर रखें नजर, डिलीवरी लेकर रखेंगे तो ज्यादा होगा मुनाफा आपको। बागले साहब, मुक्ता आर्ट्स ये देखिए चार्ट और बताइए ये कैसा लगता है। यहाँ पर बोर्ड बैठक है इनकी, और जो सिनेमा वाला कारोबार था जो अब तक प्रोडक्शन हाउस की सब्सिडी में था उसको अलग कर रहे हैं, होली ओन सब्सिडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। बाजार मानकर चल रहा है कि आगे हो सकता है इसको बिल्कुल डीमर्ज कर दें, हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है ऐसा अभी कोई करने की योजना नहीं है। लेकिन क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है इस स्टॉक ने निचले स्तरों से, और कंपनी जो है अनिल सब लोग देखते थे इसको प्रोडक्शन हाउस के तौर पर, कुछ लोग कहते थे विस्लिंग वुड अच्छा कर रहा है, लेकिन दरअसल ये अब सिनेमा का प्ले बन रहा है। 49 सिनेमाज हैं इनके पास, और कहा है इन्होंने कि FY17 में इसको डबल कर देंगे, 100 सिनेमाघर खोलेंगे। और आपने देखा ये पीवीआर ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, और दूसरी जो मल्टीप्लेक्स कंपनी है वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है। भी किसकी है? सुभाष घई। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि सुभाष घई और हेमंत घई का कोई रिलेशन नहीं है। हेमंत सिर्फ कारोबार बता रहे हैं, तो लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन शेयर क्या चला है, बिल्कुल जबरदस्त तेजी हुई है। तो चलिए ये एक स्टॉक है जो बड़ा एक्शन पूछते हैं। बिल्कुल चार्ट कैसे लगते हैं वाले साहब, बताइए अगला टारगेट क्या है? हेमंत, व्यू तो पॉजिटिव है। वीकली चार्ट्स में एक 78 का अहम लेवल ब्रेक किया है। आप अगर इसको कुछ दिनों के व्यू से देखेंगे तो शायद आपको मूव नहीं मिलेगी, लेकिन 2 से 3 से 4 महीने देखते हैं, मुझे लगता है 110-120 का टारगेट आ सकता है। और जब तक ये स्टॉक 75 के ऊपर है, आई थिंक इसमें बने रहना चाहिए। ओके, 75 के ऊपर जब तक है, ये 20% वाला 17% सर, ये तो मतलब ये घाई की कमाल है। ये शेयर गाई में ऊपर बढ़ रहा है। जो आप वागले साहब ज्यादा अच्छे से समझे, वागले साहब मराठी है, और जो हमारे मुंबई महाराष्ट्र के दर्शक को समझे, गाई का मतलब ये था जल्दी फास्ट। तो गाई है इसे सर्किट लगाने की। चलिए ओके, इस बीच बता दूं आपको प्री ओपनिंग सेशन का क्या हाल है। एक्सिस बैंक 1.5% नीचे दिख रहा है मुझे, और टाटा स्टील 1%। तो कोई खास रुझान इस वक्त है नहीं यहां पर। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% ऊपर नीचे दिख रहा, तो सीधा रुपए पर बेहतरीन मजबूती होती दिख रही। रुपया तो कमजोर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या रिकवरी आती है नीचे खुलने के बाद, जो रिकवरी होती कल के खराब बाजार में रुपया मजबूत, अच्छा मजबूत हो गया। तो आज देखिए 66-53 7 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट की शुरुआत हुई है। और कोई मुझे आश्चर्य नहीं कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे थे, बनता भी है। कुणाल, मुथूट फाइनेंस इस स्टॉक के चार्ट पर आए नीचे, कल यहां पर खरीदारी की है बार्कलेज ने, बिकवाली की है बेरिंग्स ने। 30 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है 373 रुपए पर। क्या कह रहे हैं चार्ट्स?
देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी के बाद अनिल जी कंसोलिडेशन के दौर में काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है, और इसका कंसोलिडेशन देखें तो 390 से लेकर 350 के दरमियान है, कहीं उस रेंज के बीच में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि खरीदने का इसमें सिग्नल तब आएगा जब ये 390 को डिसाइसिवली पार करेगा। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, 390 के ऊपर जरूर इसको खरीदें, उस सूरत में नए हाई बना सकता है, लेकिन अभी इन स्तरों पर मुझे लगता है कि एक बार के लिए दूर रहना चाहिए। ओके, तो ये रहा इस स्टॉक पर, लेकिन और भी काफी सारे शेयर हैं जहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। इंडोको रेमेडीज देखते हैं ये किस तरह से खुल रहा है आज, जिस तरह से यूएस एफडीए ने 6 बड़े संगीन आरोप लगाए, ऑब्जर्वेशन हैं उनकी तरफ से। इंडोको रेमेडीज के शेयर में आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, उसको लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या भाव है। जी हाँ, 2% देखिए नीचे इस समय खुलने की तैयारी करता हुआ। जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें यूबीएस ने इसको डाउनग्रेड किया है, तो ये स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। 710 का टारगेट था और 450 का दिया है कमोवेश, वहीं पर ये शेयर खुलने वाला है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कुछ खराब खबरें भी आई हैं। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर रहने वाली है। लेकिन विकास जी के बाकी के पिक्स लेते हैं। पीएनबी, डीएचएफएल, ये स्टॉक्स भी विकास आपको पसंद है, बताइए किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहां पर और इनके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए हेमंत, पीएनबी मुझे इसलिए पसंद है, एक तो मैं ये मान रहा हूं कि आज का ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट वाला इवेंट खत्म होने के बाद, फिर हमारी एक्सपायरी के बाद जो अक्टूबर में आरबीआई पॉलिसी आनी है 4 अक्टूबर को, वहां पे मुझे लगता है रेट कट बिल्कुल आ सकता है। तो इस वजह से जो बैंकिंग स्पेस है वो वापस से लाइमलाइट पे आना चाहिए। और जहां तक पीएनबी का सवाल है, कल के खराब बाजार में भी स्टॉक बिल्कुल स्ट्रांग था, और इसका एक ट्रिगर ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो पीएनबी हाउसिंग का आईपीओ आने वाला है, तो उसको भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से बाजार में एक हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर पे जो एक इंटरेस्ट बना हुआ लोगों का, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पीएनबी के स्टॉक में दिखा जाना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन पीएनबी, और मुझे लगता है आज अगर ये कल के लेवल के आसपास भी खुलता है तो डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो डीएचएफएल का स्टॉक है, वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। स्टॉक में बहुत अच्छी एक तेजी बनी हुई है। कल के गिरावट में फैग एंड में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, बट मुझे लगता है बाजार में जैसे ही रिकवरी होगी, दिस वुड बी अमंग द फर्स्ट वंस टू बाउंस बैक। तो मेरी राय में इस स्टॉक में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। खरीदारी करने के मौके हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। चलिए, मजबूती होती दिख रही है इस वक्त, 75 अंक ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स 15 अंक ऊपर, निफ्टी थोड़ा और हो जाए, सेटल होने देते हैं, अभी भी 3-4 मिनट हैं, तब तक देख लेते हैं आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां हैं। बेहतरीन पिक्स स्टॉक 2020 की आज की आपके लिए। मेरी टीम पे नजर डालिए। शुरुआत में हमने 2 इन्फोसिस और माइंडट्री शॉर्ट करने के लिए कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमरीकियों को ज्यादा रोजगार दिए जाएंगे, उसका नुकसान आईटी सेक्टर होगा। सिंटेक्स यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेगी। बीपीसीएल को महारत्ना का दर्जा कल मिल सकता है। सुनामी पीसी प्रेफरेंशियल इश्यूज जारी कर रहे हैं। एमटेक ऑटो में 2 यूनिट्स बेचने के बिल्कुल रडार पे है और सेक्टर जब तक किसी समय ऐलान आ सकता है। आईएफएल होल्डिंग की जो स्टेक सेल वाली खबर थी उसको मंजूरी मिल गई है। आइडिया सेल्युलर में भी प्रेशर होगा, क्योंकि कल एफआईपीबी ने इनका एक और प्रपोजल मना कर दिया एफडीआई वाला। ऑर्किड फार्मा में भी इनको जो है अपने कई ब्रांड्स और एपीआई बिजनेस रिस्ट्रक्चर करने की खबर है, उसके चलते तेजी होगी। आईटीआई में डिफेंस के साथ जो बीईएल के साथ इनकी जो डील होने वाली है वो काफी पॉजिटिव, यहाँ पर भी खरीदारी सलाह होगी। मेरी टीम पर नजर डालिए। अगर बाजार कमजोर होता है तो आपको गेंदबाजी करने का मौके देगा बाजार, तो वहां पर गेंदबाज हैं 5, और अगर बाजार में रिकवरी आती है तो आपको इन 5 बल्लेबाजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए, गेंदबाजों से शुरुआत करते हैं टीम की। एचसीएल टेक महिंद्रा में इसलिए दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अगर ज्यादा नंबर मिलते हैं इस डिबेट में जो आज हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट में उन्होंने खड़ी की है, तो ये शेयर ज्यादा प्रेशर में रहेंगे। साथ ही रखिएगा नजर अंबुजा सीमेंट पर। एफआईएस की हिस्सेदारी जहां पर ज्यादा है वहां पर अब थोड़ा सा आपको चिंता में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर देखिए बिकवाली होनी शुरू हो गई है। कैश मार्केट में एफआईएस के फिगर्स अच्छे नहीं आ रहे। अंबुजा सीमेंट में दबाव देखने को मिल सकता है। और अगर बाजार ज्यादा कमजोर होता है तो इंडो काउंट जनरली हमने देखा है ज्यादा तेजी से गिरता है। वैसे भी जब से एफएनओ में आया तब से नीचे के भाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स भी ग्लोबल मार्केट्स का प्ले है, इसलिए यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब बात बल्लेबाजों की। एमसीएक्स को में आप देखिए सेबी की तरफ से जल्द मंजूरी मिल सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, इसके चलते यहां पर रखिए नजर। डेल्टा कॉप, एपटेक, मैकडॉवल होल्डिंग, यूबी होल्डिंग, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप रिसेशन प्रूफ की छतरी के नीचे रख सकते हैं। यहां पर तेजी देखने को आज के दिन मिल सकती है।
तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। एमसीएक्स के स्टॉक पैनल देखिए, प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती होती हुई कल की तेजी जो सेकंड हाफ में बनी थी वो और ऊपर की तरफ जा रही है, और ये है विकास सेठी का भी आज का टॉप पिक, इस पर भी रखिएगा नजर। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस शेयर ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है। कुणाल, चार्ट देखकर बताइए, कल भी हमने देखा था फर्स्ट हाफ में तो काफी स्ट्रांग था ये शेयर, और आज भी प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहा है। आज क्या फिर से यहां पर तेजी बन सकती है, और कौन से लेवल्स पर आपकी नजर है फिर? देखिए, मुझे लगता है हेमंत कि रिलायंस एक बहुत ही अहम लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और ये जो 1125 का रीजन है, यहां पर हमने देखा है कि ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस रिलायंस को हासिल है। मुझे नहीं लगता है कि 1125 तुरंत इतनी आसानी से पार हो जाएगा। बहुत मैसिव सेलिंग प्रेशर इन स्तरों पर देखा जाता है, तो 1125 1130 मुझे लगता है कि एक अपसाइड की लिमिट होगी। मैं रिलायंस में इन स्तरों पर खरीदने से बचूंगा। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर अगर 1060 1070 के आसपास मिले तो डेफिनेटली खरीदें। 1120 पर मुझे लगता है कि काफी दबाव देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहेंगे। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं वो दरअसल टीवी 18 और नेटवर्क 18 चलाती है, और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। बिल्कुल, तो रिलायंस ने अकेले मजबूती के साथ संभाला है बाजार को। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसकेएस माइक्रो या फिर कोई और फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए अगर आपको पसंद है नितिन तो बताएं, क्योंकि आज यहां तो रिपोर्ट भी आई है, यूबीएस की 525 से लक्ष्य बढ़ाकर 1000 किया है, और स्टॉक्स में एक्शन तो है ही। पसंद है आपको? इसमें आप देखेंगे तो डेटा भी अच्छा है इसमें। इनफैक्ट अगर पूरी एक्सपायरी में देखते हैं तो 10% के आसपास का प्राइस राइज है, और अगर आप 2-3 एक्सपायरी से देखें तो कंटिन्यूअस इसमें हम लोग लॉन्ग रोल ओवर्स देखते हैं। इस बार भी हम लोग लॉन्ग रोल ओवर देख रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी की भी बात करेंगे तो आउट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, बट अगर जैसे 2-3 दिनों में स्टॉक का 800 से 850 तक ऊपर चला गया है, अगर ये मुझे किसी कारण से 835 838 की रेंज में मिलता है तो वो काफी अच्छा बाइंग लेवल होगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस 810 रुपए का मिलता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अपग्रेड्स भी आए हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 900-910 का एक रेसिस्टेंस है, वो टारगेट मिलना चाहिए। अगर आप 2-3 महीने के व्यू से लें तो इसमें अभी भी 950-970 के टारगेट मिल सकते हैं, बट ये कोशिश करें कि अगर हमें ये 838-835 की रेंज में मिलता है तो 810 का स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये राय भारत फाइनेंशियल्स के ऊपर निकल कर आ रही है, लेकिन आप देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स में और कौन से स्टॉक्स हैं जो मजबूती की तरफ आज इशारा कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देखिए मुक्ता आर्ट्स कुछ 8% ऊपर खुलेगा। IIFL होल्डिंग, यूके सरकार के एक फंड ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है, 4% की मजबूती यहां देखने को मिलेगी। IRB इंफ्रा, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो फोकस में रहने वाला है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर मिला है 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। MCX में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जल्दी अनाउंसमेंट आ सकता है, बाजार मानकर चल रहा है, सेबी ऑप्शंस को मंजूरी देगा। और एपटेक जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। यस बैंक भी आज बाउंस दिखाएगा। इवन ऑटो शेयर जो कल अनिल दबाव में थे, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स, यहां पर भी आज कुछ हाल देखने को मिल सकता है। और रिलायंस भी देखिए 1% मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी करता हुआ। इंडोको रेमेडीज ऑन अ कंट्रेरी यहां पर दबाव देखने को मिलेगा 4.5% नीचे, और जस्ट डायल पर भी जो ब्रोकरेज हाउसेस की नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन आईटी सेक्टर थोड़ा कमजोरी के साथ ही खुलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बाजार मानकर चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो नुकसान होगा, लेकिन आप देखिए टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। ये इस समय प्री ओपनिंग ट्रेड्स बता रहे हैं। बिल्कुल। मिंडा कॉर्पोरेशन एक और स्टॉक है जहां पर मैं राय लेना चाहता हूं चार्ट्स के लिहाज से। बताएं कुणाल, आप क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कल देख रहा था कुछ बड़े ट्रेड्स हुए और उसमें प्रोमोटर्स ने 100 रुपए में यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है। फंड्स में से कोटक ने बेचा है और प्रोमोटर ने खरीदा। थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्या चार्ट पर भी उतना इंटरेस्टिंग है? देखिए, मुझे लगता है चार्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है अनिल जी। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना है, जिसका ब्रेकडाउन बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ कल आते हुए दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि खरीदने की कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। यहां पर मुमकिन है कि 90 के स्तर भी आते हुए आपको दिखे, तो मैं खरीदने से बचूं। ओके, तो ये राय मिंडा कॉर्पोरेशन के ऊपर। लेकिन ऑटो स्टॉक्स बाउंस दिखा सकते हैं विकास, और आपकी लिस्ट में मैं देख रहा हूं टीवीएस मोटर आपको पसंद है। हाल ही में 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर भी इस शेयर ने छुए हैं। बताइए इस शेयर में कितनी और तेजी हो सकती है?
बिल्कुल हेमंत, ऑटो जो सेक्टर अच्छा लगता है। 1 अक्टूबर को इनके जो मंथली सेल्स नंबर आने वाले हैं वो भी मुझे लगता है फेस्टिव सीजन के कारण अच्छे आने चाहिए, और एक कंजम्पशन स्टोरी पे बेस्ड है। जिस तरह से अच्छा मानसून हुआ है तो टू व्हीलर स्टॉक्स पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं, और वहां पे टीवीएस मोटर वुड बी अ गुड स्टॉक टू बेट ऑन। तो कल ये ऊपरी स्तर से बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है आज इसमें बाउंस बैक देखा जाना चाहिए। तो मेरी राय में इस स्टॉक को 348-49 के लेवल पे अगर मिले तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, और मेरा टारगेट रहेगा 358-60 रुपए का आज। ओके, तो टीवीएस मोटर्स में करें आप यहाँ पर खरीदारी, ये राय है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की। और एक और आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में खरीदारी करने की राय दी थी, DHFL तो आपने बताया। ये बताएं विकास, इसके अलावा और कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या NBFC आपको पसंद है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा सेक्टर ही अच्छा लगता है, बट जिस तरह का एक मोमेंटम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी देखा जा रहा है, मुझे लगता है वहां पे भी और अपसाइड्स होने चाहिए। तो आई वुड गो विथ अपार्ट फ्रॉम DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उस सेक्टर में अच्छा लगता है। और जहां तक NBFCs का सवाल है, L&T फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है। मैंने पहले भी फंडामेंटली भी आपके चैनल पे दूसरे प्रोग्राम में इसको रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है बाकी जो NBFCs है जैसे बजाज फाइनेंस है या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या M&M फाइनेंस, इन सब के कंपैरिजन में ये स्टॉक वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, और मैनेजमेंट का जो फोकस शिफ्ट हुआ उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। सो आई एम बुलिश ऑन L&T फाइनेंस। और जो माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स है वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनमें जो फ्रंटलाइन कंपनी या जो F&O में ट्रेड होती है, भारत फाइनेंस, वो तो अच्छा है ही है। इसके अलावा भी उज्जीवन फाइनेंस है, या फिर एक सेटिंग क्रेडिट केयर करके एक छोटी अननोन सी कंपनी है, बट वहां पे भी अच्छा एक बहुत अच्छा मुझे एक मोमेंटम नजर आ रहा है। तो आई वुड गो विथ एन उज्जीवन फाइनेंस और अ सेटिंग क्रेडिट केयर फ्रॉम द कैश मार्केट सेगमेंट। ओके, तो ये तमाम शेयर है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। ऑटो स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए, थोड़ी रिकवरी के संकेत हैं। थोड़ी रिकवरी के संकेत आपको मेटल से मिलेंगे, थोड़ी रिकवरी के संकेत बैंक से मिलेंगे। तो ये 3 पॉकेट्स हैं जो बाजार को मजबूत कर सकती है। 25 अंकों की मजबूती के साथ खुलेंगे हम निफ्टी पर। जैसे हम कह रहे थे कि या 7-8-10 पॉइंट की तेजी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा मजबूत खुलना चाहिए हम एशिया को देखते हुए, तो रिकवरी होगी। 78 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, और बैंक निफ्टी मिड कैप के तमाम इंडेक्स ऐसे हैं जो 1/3% मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। तो यहां पर एक खरीदारी की रुझान के साथ होगी शुरुआत। और क्यों होगी? हांगकांग देखिए 250 अंक ऊपर होकर 1% चल चुका है। डाउ फ्यूचर्स अब सेंचुरी मार चुके हैं, 115 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। तो ये 2 इंडेक्स नजर रखिए। पहली टिक आपके सिर पर 90 अंक ऊपर सेंसेक्स पर शुरुआत होती हुई, निफ्टी पर 8,750 का आंकड़ा सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है। 30 अंक ऊपर निफ्टी है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% का उछाल, और बैंक निफ्टी 85 अंक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन खरीदारी कहाँ है? रिलायंस लीड करता हुआ आज की रिकवरी को फिर से 1% मजबूत 1100 के पार टिकने में कामयाब। यस बैंक 1% ऊपर, बजाज ऑटो मजबूत। जो बैंक्स की हम बात कर रहे थे, SBI देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, यस बैंक देखिए, ये बैंक्स मजबूत है। ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार बरकरार है, टू व्हीलर्स ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। बजाज और हीरो मोटोकॉर्प तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है, और टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं है। तो मेटल्स मजबूत हैं। हिंडाल्को में देखिए तेजी है, टाटा स्टील में तेजी है। मेटल्स, ऑटो, बैंक्स ये लीड कर रहे हैं, और रिलायंस तो अपने आप में है ही मजबूत। इस वक्त कमजोर क्या है? कुछ खास नहीं, 1-2 स्टॉक मामूली कमजोरी के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं वायदा कारोबार में निफ्टी में, और उनमें 1/3% कमजोर है भारतीय एयरटेल, वही टॉप यूजर है। आइए F&O स्पेस में बता दूं आपको एक्शन। IRB इंफ्रा 2.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। वोखार्ड 2% मजबूत है। वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद स्टॉक्स में तेजी बनती दिख रही है। L&T फाइनेंस 2% मजबूत, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 1.5% मजबूत। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में तेजी की तरफ नजर आएंगे। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर आज नजर रखिए, क्योंकि इन तमाम कंपनियों की AGMs हैं आज। तो अनिल अंबानी वहां पर AGMs हैं, शेयरधारकों से बात करेंगे, तो इन तमाम शेयरों पर नजर रखिए। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1.5% की मजबूती के साथ रिलायंस इंफ्रा टॉप गेनर पर आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस कैपिटल 1.5% मजबूत है। तो ये स्टॉक्स हाई बीटा है। खबरें हैं, बाजार की रिकवरी है, और रिकवरी क्या शानदार रिकवरी है। 135 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में, निफ्टी 40 अंक मजबूत, 0.5% की तेजी। मिड कैप इंडेक्स में 2/3% की मजबूती, और बैंक निफ्टी सेंचुरी मार चुका है, 0.5% मजबूत। बिल्कुल, और बैंकिंग ने ही सेक्टर नहीं देखिए बाजार को संभालने का काम इस समय किया है।
काफी अच्छी तेजी यस बैंक में देखने को मिल रही है। अब ये रिकवरी की तरफ देखिए लोग प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा छोटे मझौले शेयर पर अगर आप बात करें तो मुक्ता आर्ट्स में देखिए 11% की तेजी देखने को मिल रही है खबरों के दम पर। यूबी होल्डिंग एपटेक तो अच्छा प्रदर्शन दिखाई रहे हैं। एमसीएक्स में देखिए 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आज फिर देखिए 1.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। डिशमैन फार्मा विकास सेठी का पसंदीदा शेयर है, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। फार्मा शेयरों में ये शेयर उनको पसंद है, इसकी एजीएम भी है आज। जिस तरह से अनिल बता रहे हैं कि आपको एडीएजी समूह पर रखिए नजर, तो इस शेयर पर भी रखिएगा नजर। केसोराम एक और ऐसा स्टॉक है जो उनको पसंद है। जीएनए एक्सेल्स कल शानदार लिस्टिंग के बाद देखिए आज फिर मजबूती के साथ ये शेयर कामकाज कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएमडी को एक दिन पहले कार्यकाल से निकाल दिया गया। आप देखिए और उसके बावजूद यहां पर तेजी देखने को मिल रही है करीब 1% तक की। तो खबरों वाले शेयरों में एक्शन है। इंडोको रेमेडीज हालांकि देखिए 7.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से यूएस एफडीए ने बड़े ऑब्जर्वेशंस इनके लिए पेश किए हैं और जस्ट डायल में भी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहां पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज नेगेटिव हैं। आइडिया भारती टेलीकॉम पैक में आज भी देखिए तकलीफ बरकरार है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज यहां पर भी नेगेटिव हैं और अगला जो हैंगओवर है वो ऑक्शंस का है, उसके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बाजार मजबूत शुरुआत करके टिकने में कामयाब होते हुए दिखे। 8,750 के ऊपर जब तक हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की जरूरत है। इस वक्त तो अच्छी मजबूती के साथ बाजार में कारोबार आपको होता हुआ नजर आएगा। ये एक रुझान इस वक्त का आपको दिखेगा। जो खबरों के दम पर स्टॉक्स एक्शन में मैं आपके सामने रख दूं, कौन कौन से स्टॉक्स एक्शन में आपको दिख रहे हैं। पहले तो मजबूत शेयरों की बात की जाए और मजबूत शेयरों में मुक्ता आर्ट्स 9% ऊपर, सेटिन क्रेडिट 3.5% ऊपर और मैकडोवेल होल्डिंग्स, यूबी होल्डिंग, ये स्टॉक आपने टीम में चुने थे, ये मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। इंडोको रेमेडीज 7% के नुकसान के साथ इस वक्त ये कारोबार होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। बाजार 8,750 के आसपास है और यहीं पर एक राय पहले निफ्टी पर ले ली जाए क्योंकि आपका ध्यान ऊपर में बेचने का था। नितिन, क्या ये लेवल ठीक है, अभी शॉर्ट कर दिया जाए, थोड़ा और इंतजार कर लें? देखिए स्टॉप लॉस बहुत अच्छा मिल रहा है। निफ्टी में 8785 फ्यूचर का जो लेवल है कल वहां से ब्रेकडाउन हुआ था और 8785 काफी अच्छा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यानी अभी रेट है करीब 8762, तो आपके पास 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए। क्योंकि ओवरऑल जो डेटा है बैंक निफ्टी अगर आप सारे स्टॉक्स को देखें तो डेटा नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट बाउंस बैक है, तो आप वो स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं। या फिर अगर आप पुट ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो 8750 की स्ट्राइक, 8750 की स्ट्राइक अभी 33 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है। इसमें करीब हम लोग 17-18 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लगता है कि निफ्टी 87 के नीचे आ सकती है। उस केस में इसका टारगेट आपको करीब 80 से 70 रुपए का मिल सकता है। नारायण रुद्रालय, ये स्टॉक जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, इस पर नजर रखिए। ये स्टॉक लाएंगे हम आपके सामने। नारायण रुद्रालय में बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से, और बताऊं आपको कितना एक्शन हुआ है वॉल्यूम के लिहाज से। बीएससी पर एक ट्रेड हुआ है लगभग 9 लाख शेयरों का और एनएससी पर 2 ट्रेड हुए हैं 5,40,000 और 3,60,000, यानी कि ये भी 9 लाख शेयर का। 9 लाख शेयरों के 2 ट्रेड हुए हैं बीएससी और एनएससी पर। जी हाँ, बिल्कुल वॉल्यूम भारी भरकम, और वॉल्यूम भारी भरकम 325 रुपए के दाम पर यहां पर इक्विटी बदलती दिखी। कितनी बदली है? करीब 0.87% के आसपास, लगभग 1% पौन से 1% के आसपास की हिस्सेदारी बदली। तो ये एक बड़ा एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से। और 353, ओके, डील काफी नीचे में हुई है 325 रुपए में। तो हेमंत, ऐसा लगता है कि या तो स्टॉक से सेलिंग प्रेशर खत्म होने के संकेत। कल मैं मैनेजमेंट को भी सुन रहा था, वो काफी कॉन्फिडेंट थे देवी शेट्टी साहब। जी हाँ, बड़ी इज्जत है उनकी, एक्चुअली जाने माने डॉक्टर तो हैं ही और एक अच्छा हॉस्पिटल वो चलाते हैं। और इसने इस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से बड़ा मुनाफा बना कर दिया है लोगों को। तो नारायण रुद्रालय ये वो स्टॉक है जो, ओह माय गॉड, 11.5% क्या भागा है ये शेयर। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट हो रहे हैं क्या? 325 पर हुई डील और अब आप देखिए भाव कहाँ है। 165, तो मतलब डील आइडेंटिफाई सही वक्त पर होगी तो बड़ी तेजी आप हमेशा ही करते हैं। तो बड़ी तेजी होगी, स्क्रीन पर होनी चाहिए बस। बताएं सर। निकल गया अनिल जी हाथ से, और ये वैसे मतलब डेटा इनसफिशिएंट है तो मैं इतना ज्यादा व्यू नहीं क्लियर दे पाऊंगा। लेकिन कंपनी बढ़िया है। विकास, आपका क्या मानना है? विकास को शायद, विकास जी आप बताइए आपकी राय क्या है इस शेयर पर? हेलो,
हाँ देखिए, बिल्कुल एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। और जिस तरह से अभी हॉस्पिटल क्षेत्र में भी जो नए रीट्स के नियम के बाद जो हॉस्पिटल और होटल्स को भी शामिल किया, उसके बाद थोड़ा एक मूवमेंट देखा जा रहा है। बाकी आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जहां पे ब्लॉक डील्स होती है और नीचे के लेवल्स पे होती है, वहां एक बहुत अच्छा स्पर्ट आ जाता है। अभी रिसेंटली हमने कैस्ट्रोल के केस में भी देखा कि ब्लॉक डील होनी थी नीचे के लेवल्स पे, बट उसके बाद स्टॉक 10% चल चुका है। तो वैसा ही कुछ देखा जा रहा है। तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म भी अच्छा लगता है और बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छा स्टॉक है, इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। आज एफएनओ का गेनर देखिए, वो खाड़ कल भी करीब 2-2.5% ऊपर था और आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। लोगों को इंतजार है अब उस डील का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चिकलठाना प्लांट को यूएस एफडीए की मंजूरी। क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली है तब से। बिल्कुल, और आज कल में जो ये बड़ी तेजी है, इनफैक्ट वो भी बैन में होने के बावजूद जो शॉर्ट कवरिंग या तेजी है, उसका एक रीजन ये है हेमंत की यूके एमएचए की तरफ से भी इनके प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ है। तो वो इंस्पेक्शन आजकल में शेड्यूल था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम, 26 या 27 थी। तो लगता है उसके दम पर इंटरेस्टिंग बात है, यूएस एफडीए की तरफ से चिकलठाना प्लांट को जब मंजूरी मिलेगी उसके पहले एक इंस्पेक्शन होगा। लोगों को ये नहीं डरना चाहिए कि इंस्पेक्शन वापस क्यों हो रहा है। तो ये मंजूरी के पहले इंस्पेक्शन होता ही है। ये ऑफिशियली जब यूएस एफडीए कहता है कि भाई हमें ये दिक्कतें हैं, आप सारी कंप्लीट कीजिए, कंपनी कहती है कि हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद फिर फाइनल इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के तुरंत 1-2 दिन बाद उसके बाद वो क्या बोलते हैं, आईआर एक मिलता है, 483 कुछ इश्यू किया जाता है, उसके बदले में जवाब देना होता है। ये बड़ी दवाओं के ये सब फर्मा वाले काम बड़े मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल अब जिस दिन यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हो प्लांट में, उस पर नजर रखनी चाहिए। उसके तुरंत बाद आपको अप्रूवल आती हुई दिख सकती है। तो अब वक्त की बात है, देखते हैं वो खाड़ में ये कब देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एफएनओ में आप देखिए 3.25% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। यूनाइटेड ब्रूवरीज में भी अनिल का अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज देखिए फिर से टॉप 3 गेनर्स में ये स्टॉक आ गया है। और बिल्कुल मुझे उसी दिन की याद आ रही है, यूनाइटेड ब्रूवरीज जब चला था तो यूबी होल्डिंग और मैकडॉवेल में भी तेजी देखने को मिली थी। आप देखिए वो दोनों स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और ये स्टॉक भी अच्छी तेजी दिखाता हुआ, मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी शानदार तरीके से तेजी दिखाने में कामयाब, तो अच्छी तेजी होती दिख रही है। एक और स्टॉक इस पर राय ली जाए और वो फेडरल बैंक है। ये मुझे इसलिए याद आया अहमद कि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने फेडरल बैंक बड़े ब्लॉक्स बताए थे और इंटरेस्टिंग बात खबर थी कि राकेश जी ने शेयर भी लिए हैं। एग्जैक्टली और शायद ये खबर काफी हद तक सही और इंटरेस्टिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ, जोड़ा किस लिए, आज किसकी रिपोर्ट है, आज डॉइचे बैंक की रिपोर्ट है। 70 से 85 का लक्ष्य किया है। तो ये एक स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए अगर बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी है। एफआईज की रिपोर्ट है, ब्लॉक्स हाल ही में बदले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कल के बाजार में मैं ये देख रहा था जब बैंक निफ्टी इतना बुरी तरह से पिटा, कल का चार्ट देखिए फेडरल बैंक का, कल फेडरल बैंक मजबूती के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। ये एक स्टॉक है जिसे देखना चाहिए, जिसमें एक्शन हो सकता है। 400 पूछे वागले साहब को। बिल्कुल सर, बताइए फेडरल बैंक कैसा लगता है आपको? ये एक अहम लेवल है 7450 का। जब तक ये ब्रेक नहीं करता मुझे नहीं लगता है इसको लेना चाहिए। लेकिन वैसे आप उसके ऊपर अगर आप लेते हो स्टॉप लॉस पे, ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹3 का टारगेट, ये सेटअप जरूर बनता है। क्या टारगेट आपने बताया? 7450 के ऊपर ही ले। मैं ये सितंबर फ्यूचर्स के लेवल्स बता रहा हूँ। ₹1 का स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में 78 तक के व्यू बनता है। विकास को पूछते हैं क्योंकि विकास बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं। विकास, फेडरल बैंक में कुछ सुना है आपने ऐसा कि कोई बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हो या फिर कोई बड़े एक्शन, बड़ी खबर की उम्मीद हो आपको? नहीं, इसमें तो पहले से ये पब्लिक डोमेन में है कि राकेश जी ने इसमें स्टेक खरीदा हुआ है। तो ये स्टॉक वैसे तो बिल्कुल अच्छा ही है। और बाकी फेडरल बैंक फंडामेंटल्स के लिहाज से भी और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज जिस तरह से जो बाकी आप अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखें जिन वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जैसे फेडरल बैंक है, इवन कर्नाटका बैंक या साउथ इंडियन बैंक है, तो ये सब इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है आने वाले अगर साल 1.5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड दिखेंगे। तो आई एम पॉजिटिव ऑन फेडरल बैंक एंड वुड रिकमेंड अ बाय ऑन दिस। अरे सीमेंट शेयर देखिए कमजोर हो रहे हैं। आप भी कह रहे थे कल भी कमजोरी थी, आज भी देखिए नितिन कह रहे हैं कि अल्ट्राटेक बेचिए। अंबुजा देखिए करीब 0.25% की गिरावट दिखा रही है। जहां एफआईएस की बड़ी हिस्सेदारी है जिन शेयरों में, वो अपनी हिस्सेदारी शायद लिक्विडेट कर रहे हैं। नितिन, अल्ट्राटेक अभी भी बेच सकते हैं और कौन सा स्टॉक है जो आपको लगता है कि बेचकर चलें तो फायदा हो आज?
देखिए हेमंत, अल्ट्राटेक में अभी करीब 0.28% का बाउंस है, बट काफी अच्छे रेसिस्टेंस हैं 3960, 3970 की रेंज में, और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हम लोग नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट साइड में देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में एक आपको नेगेटिव थोड़ा पूरे सीमेंट पैक में दिख सकता है। अभी ब्रेकडाउन आप अंबुजा सीमेंट में ऑलरेडी हो चुका है, जो लीडिंग इंडिकेटर है, तो अंबुजा में ब्रेकडाउन है, अल्ट्रा में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एफएनओ में जैसे यूनियन बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अलावा गेल और एमएनएम, इन दोनों में भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ शॉर्ट पोजीशन बन रही है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट साइड में देखना है तो गेल, जिसमें शॉर्ट पोजीशन कल बनी है, 10% ओआई एडिशन है, और एमएनएम जिसमें ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन भी हो चुका है, वीकली चार्ट काफी वीक है, वहां पे शॉर्ट पोजीशन बन रही है। एटलीस्ट अगर बाइंग के लिए तो कम से कम एमएनएम और गेल, इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये है इस वक्त आपके लिए इन तमाम शेयरों पर आए वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप वागले साहब, नितिन मुरारका जी और कुणाल सरावगी साहब और विकास सेठी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए आज सुबह पहला सौदा में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। बाजार मजबूत है, 8750 के आसपास वक्त बिता रहे हैं, 1/4% की मजबूती है। असली एक्शन तो मिड कैप शेयरों में 0.5% अब भी मजबूत है, और बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा मजबूत है। तो कुल मिलाकर ठीक है, कारोबार बुरा नहीं है ये कहना होगा, ठीक चल रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे हम दुनिया भर के बाजारों में जो बड़ा एक्शन हो रहा है, जिनकी वजह से हम भारी भरकम उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। कल इतने गिरे, आज रिकवर हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में और भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? आईडीसी फाइनेंशियल इनसाइट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस दारूवाला साहब हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में इस छोटे से ब्रेक के बाद सीधे सिंगापुर से। बाजार है मजबूत, 85 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी 8750 के आसपास 25 पॉइंट की मजबूती के साथ। आईडीसी फाइनेंशियल इनसाइट्स के एमडी साइरस दारूवाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने सीधे सिंगापुर से, और आज बड़ी खास वजह है उन्हें कार्यक्रम में बुलाने की, और वो है दुनिया भर की नजरें आज हुई बहस पर, जो हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार हैं, उनके बीच में। साइरस सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपने भी डेफिनेटली ये सुनी होगी, दोनों की बहस से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको दुनिया भर के बाजारों के लिए, इकोनॉमी के लिए? देखो, अभी फिलहाल जो डिबेट शुरू है, आई मीन इट्स ऑन गोइंग, तो हमने ये देखा है चीन के, जापान के, कोरिया के और सिंगापुर की मार्केट्स थोड़ी लल सी है, थोड़ी हैंग सी है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, दो मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस 1 या 2% गिर चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन अ वेट एंड सी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डिबेट के वक्त मार्केट थोड़ी सी हैंग हुई है, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज क्या है, अमेरिका में क्या होगा, ये देखने के लिए लोग साइडलाइन पर रुके हैं। तो हमने देखा है कि मार्केट्स थोड़ी बहुत सॉफ्ट हुई है, थोड़ी बहुत गिर चुकी है। आई मीन 2% इज नॉट अ बिग ड्रॉप, मगर तो भी है, कुछ मूवमेंट है मार्केट में, वेट एंड सी मूवमेंट है। बिल्कुल सर, ये बताइए, मैं आपसे दो केसेस पूछता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए आप किस तरह से इसको होता हुआ देखेंगे, और अगर हिलरी क्लिंटन जीतती हैं तो किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है फ्लोज के लिहाज से? जरूर देखो, हमारा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ए गुड चॉइस फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली फॉर द यूएस। इसके 2 या 3 रीजंस है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंटली द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की फिस्कल पॉलिसीज देखें, अगर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज देखें, जो भी उन्होंने बताया है अब तक, ही डज नॉट हैव द राइट एक्सपीरियंस टू ड्राइव such a debt-ridden market. अगर आप US मार्केट को देखें, they are sitting on about 1.6 to 1.7 trillion dollars worth of debt. इसके लिए कोई जोरदार लीडर चाहिए who looks at their fiscal policies, who looks at their interest rates, who looks at various other aspects that are affecting it. अगर हिलरी आती है तो we count that as a positive. देखो, हिलरी has been what we call the best salesperson for US debt. जितनी भी बार वो चीन गई है टेकिंग ए यूएस ट्रेजरी और यूएस डेट, सक्सेसफुली उसको बेच के आई है। शी अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोब, शी अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द
जो इकोसिस्टम जो बनाया है, इंडिया को देखे एज द मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना को देखे एज द लार्जेस्ट नेट इंपोर्टर, ये सब मतलब अगर हम देखते हैं तो आई थिंक द बेट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिलरी आए और स्टेबलाइज करे। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हमें फिर प्लान बी में जाना होगा। दैट इज माय व्यू। ये इंटरेस्टिंग है कि प्लान बी, लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट्स इस प्लान बी पर सोच रहे हैं क्या सर? जी, अब जबरदस्ती सोचना पड़ेगा हमें। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स जो डाली है वहां पे यू कैनॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम दैट। जो उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स के बारे में बताया है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया है, ओबामा केयर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातचीत की थी, डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में उनका कुछ वेरी नॉन टेंजिबल उनकी राय है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट व्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं, पहली बार हमने देखा है कि ये जो पहले हंसते खेलते हम आए एंड नाउ सडनली ही इज अ वेरी सीरियस कंटेंडर, और कोई पोल्स तो ये भी बता रहे कि शायद जीत पाएगा। अगर ये होता है तो वी हैव टू एक्चुअली कंसिडर व्हाट वी कॉल द यूएस एज एन इन्वेस्टमेंट हब एंड द डिपेंडेंसीज ऑफ द यूएस ऑन अदर मार्केट्स सच एज इंडिया। तो ये होगा प्लान बी के विच अदर मार्केट कैन दे नॉट इन्फ्लुएंस। देखो, चाइना बिकम्स अ वेरी नेचुरल प्लान बी, क्योंकि चाइना ना तो वो दबाव में आता है यूएस के, ना तो वो हिचकता है टू से समथिंग। इंडिया ऑन द अदर हैंड वी हैव सीन वेरी क्लोजली अलाइंड टू द यूएस। तो इंडिया का असर इंडियन एक्विटीज पे, इंडियन फाइनेंस पे और इंडियंस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा इफ डोनाल्ड ट्रंप कम्स इन। ये हमारी राय है। तो जो लोग साइरस सर को बहुत ज्यादा नहीं जानते उनको बताऊं मैं, साइरस सर की चाइनीज मार्केट पे इतनी जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त। मतलब जो कुछ भी वहां पर वहां की इकोनॉमी में होता है, वो वहां की जितनी भी टॉप मीटिंग्स चाइना के सेंट्रल बैंक की और जो होती है वो अटेंड करते हैं, तो उनकी राय इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है। जी, ये तो बात हुई इस मुद्दे पर, लेकिन ग्लोबली आप देखिए काफी सारी और अनिश्चितताएं भी हमें घेरे हुए हैं, उस पर भी सर की राय लेते हैं एक बार। सर, राय आपसे लेना चाहता हूं मैं डॉयचे बैंक वाले मामले पर। इसको लेकर खबरें आती हैं बीच बीच में कि डॉयचे बैंक को दिक्कत है यूरोप में। कल भी हमने देखा यूरोप के बाजार अचानक से नीचे फिसल गए। आप जैसे बड़े एफआईआईज किस तरह से देख रहे हैं इस इमर्जिंग नई तकलीफ को? देखिए, तीन बैंक की राय बताऊंगा आपको। इनफैक्ट 4 बैंक्स। ग्लोबल ट्रेड एंड कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिन्होंने जकड़ रखा है वो है डॉयचे बैंक, HSBC, JP Morgan, एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप स्टैंड चार्ट को भी इंक्लूड कर दो क्योंकि इट्स प्रीडोमिनेंटली एन एशियन बैंक। अगर ये 3 या 4 बैंक को देखते हैं, डॉयचे actually slipped in our long hold from a hold to a sell. डॉयचे ने देखो ये जितनी भी आपने न्यूज सुनी है, कल निकली थी, उसके पहले निकली थी, डॉयचे is actually now hurting. They are hurting in 3 policies, in 3 areas. Deutsche is struggling to recapitalize and shore up their capital, which means capital adequacy जो हम बताते हैं Basel III की जो pillar है. Second thing, they are also moving out of very lucrative markets. जितने भी आप एशिया पैसिफिक ग्रोथ मार्केट्स में देखें, लैटिन अमेरिका ग्रोथ मार्केट में देखें या तो यूरोप में देखें, उनको काफी कुछ नुकसान हुआ है. And thirdly, you're also seeing a very large giant such as HSBC now has suddenly come out of the bag और उन्होंने बहुत कुछ तरक्की की है. So all in all, unfortunately last week, जब European Central Bank से हम मिले and based on the long-term view of Deutsche and looking at their own business plans, हमने Deutsche को hold में या तो फिर sell में डाल दिया, which is unfortunate क्योंकि it was a strong bank. Not to say कि बहुत कुछ नुकसान होगा, but we are putting Deutsche as a watch. Compared to JP or compared to HSBC, we are going in for a buy, longer term buy.
ओके, तो लंबी अवधि के लिए वहां पर आप डॉइचे बैंक को खरीद रहे हैं। शुक्रिया सर आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय इन तमाम मुद्दों पर हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के बाद निर्मल बंग इंस्टीट्यूशंस के सीईओ राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को और कहां पर आपके लिए हैं लॉन्ग टर्म में खरीदारी के मौके। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। बड़ा एक्शन एक स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है और वो है एमसीएक्स। एक्शन बड़ा किस लिहाज से? दोनों ही लिहाज से, प्राइस एक्शन भी और वॉल्यूम एक्शन भी। पिछले 3 मिनट देखिए इस स्टॉक के लिए जबरदस्त तेजी वाले बनते हुए दिखे। 1120 का लेवल दिन के हाई पॉइंट पर 5% का बड़ा उछाल बनता हुआ दिख रहा है और इससे कुछ ही मिनटों पहले 9:33 पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। 1081 के दाम पर 0.1% हिस्सेदारी बदली है। 50,000 शेयरों का ट्रेड बीएससी पर हुआ है। तो एमसीएक्स के स्टॉक पर नजर रखिए। हम लगातार आपको कह रहे हैं एमसीएक्स में एक्शन, एमसीएक्स में एक्शन। और आज का दिन काफी अहमियत है। सेबी की बोर्ड बैठक जो पिछले हफ्ते हुई थी उसमें यह कहा गया था कि मंगलवार तक कमोडिटीज मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। अब यह फैसला आने की तैयारी, अब क्या आता है ये हमें नहीं पता, लेकिन बाजार में लोग मानकर चल रहे हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं कि अगर सेबी कमोडिटीज में ऑप्शंस की ट्रेडिंग अलाउ करे। आगे पीछे होनी है, अब वो आज होती है या कब वो देखने वाली बात है, लेकिन लग रहा है यही चल रहे हैं कि शायद आज देखिए ना 6.5% क्या प्रेस रिलीज आती हुई नजर आए। इस तरह की रिपोर्ट्स कल शाम से ही चल रही थी। कल हमने देखा सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में होती हुई और अगर ये हो जाता है तो इस शेयर की रीरेटिंग हो जाएगी और एक बड़ा अपग्रेड भी आएगा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। और अब तो सीएलएसए 1500 सब लेवल आ रहे हैं। जी हाँ, सब इस शेयर के ऊपर काफी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ राहुल अरोड़ा साहब भी जुड़ रहे हैं, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक बताना यहां पर जरूरी है और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी इतनी बड़ी 0.1% की हिस्सेदारी बदली है। एनएससी पर यहां पर बड़ा ट्रेड हुआ है 3 लाख शेयरों का। इस स्टॉक की इक्विटी थोड़ी छोटी है, 3 लाख शेयरों का ट्रेड यहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी होता हुआ दिखा है और ये हुआ है 812 रुपए के आसपास ये ट्रेड हुआ है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी वॉल्यूम हुआ और एमसीएक्स तो बड़ी उछाल लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं बाजार पर और बाकी मुद्दों पर राय लूं, क्योंकि यही बात चल रही है, एमसीएक्स क्या राय रखते हैं आप सर? अनुज जी स्टॉक ट्रैक नहीं करते। ओके। और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस? ये भी नहीं। वंडरफुल। चलिए तो फिर बाजार की बात की जाए। क्या आपके टारगेट्स दिवाली वाली के आसपास तक के लगभग आ चुके हैं? आज का एनर्जी हमारी चर्चा करीबन 1 महीने पहले हुई थी। मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि 9000 के ऊपर ज्यादा मुझे एक्शन लगता है बाजार में। वो व्यू मैं मेंटेन करता हूं। आई थिंक अ करेक्शन इज ड्यू अराउंड द कॉर्नर। अब ये नहीं है कि 9050 या 9100 तक नहीं जा सकता। मेरा पॉइंट ये है कि अगर थोड़ा क्रॉस भी करेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बी एग्जिटिंग। बहुत अच्छा पैसा बन गया बजट के डीलों से, 6800 से ऑलमोस्ट 9000। आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी बुकिंग प्रॉफिट्स। और कहां पर ज्यादा तेजी से बिकवाली हो सकती है जहां आप देख रहे हैं कि इस समय खरीदारी तो करनी ही चाहिए? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बस मिस हो गई, अब नीचे आ रहा है खरीद लें, लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट करना चाहिए। तो कहां ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा? हेमंत जी, ऑटो सिलेक्टिवली, सीमेंट और एफएमसीजी सिलेक्टिवली, इनको छोड़ के मैं हर जगह पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सारे सेक्टर्स में सारे स्टॉक्स। और इसको छोड़ के ऑटो सिलेक्टिवली, ऑटो में, सीमेंट और सिलेक्टिव कंज्यूमर को छोड़ के बाकी सब में मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मुझे लगता है हर एक बाकी सेक्टर में वैल्यूएशंस काफी एक्सेसिव हो चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाला वजह है या कोई और वजह है जो आपको लग रहा है कि बाजारों को थोड़ा परेशान कर सकती है, भारतीय बाजार को खासतौर पे? नहीं हेमंत जी, इस पे मैं ज्यादा वेट नहीं डालता, क्योंकि देखिए हम दुनिया भर में देखते हैं जब इलेक्शंस जब आप फाइट कर रहे हैं, यू हैव टू प्लीज द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल यू विन द इलेक्शंस। उसके बाद कंपल्शंस आ जाते हैं। किसी और की छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री की देख लीजिए, जो नॉइजेस उन्होंने दिए थे टिल ही केम टू ऑफिस, दे हैव नॉट ऑल बीन लिव्ड अप टू। तो एक होता है कि यू केटर टू द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी टू गेट देयर। तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट ट्रंप। मार्केट अर्निंग्स को फॉलो करता है जी, अर्निंग्स और फ्लोज को। और जिस तरह से मार्केट ऑलरेडी एक रेट कट डिस्काउंट करके आगे बढ़ चुका है, बॉन्ड यील्ड 7 के आसपास फ्लर्ट करती रहती है, कभी थोड़ा नीचे कभी थोड़ा ऊपर। वो इंडिकेटिव है कि मार्केट का फेयर वैल्यू पी आपको यील्ड ही बता रहा है कि 15 के आसपास होना चाहिए। अगर वो उसको मैं लेके चलूं तो आपको इस साल FY17 में 15% का ग्रोथ अर्निंग्स में देखने को
you have to see that. And in FY18 that number will have to be closer to 18-20%. तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. आई थिंक एक अच्छे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी थी पिछले 3-4 महीनों में. काफियों ने पैसा बनाया होगा. इट्स नॉट अ बैड टाइम टू मूव टू कैश एट दिस. तो इवन आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है वो भी आप अभी नहीं खरीदना चाहते? बहुत से सिलेक्टिव होंगे अनिल जी, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी 20,000 क्रॉस कर गए. आपको याद होगा अनिल जी, जब एनबीएफसी का फ्लेवर आया था, लोग कहते थे कि एचडीएफसी बैंक यहां ट्रेड कर रहा है तो एनबीएफसी की ये वैल्यूएशन हो रही है. अब उल्टा हो गया, लोग कह रहे हैं कि एनबीएफसी यहां ट्रेड कर रहा है तो एचडीएफसी बैंक को यहां ट्रेड करना चाहिए. तो दैट इज दिख रहा था. आपने सही पॉइंट किया. जब आज हम सुबह फेडरल बैंक की बात कर रहे थे तो फेडरल बैंक का कोई डेटा दिख रहा था. फेडरल बैंक का मार्केट कैप 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ का है, एसकेएस का 10,000 करोड़ का है, जबकि फेडरल बैंक एसकेएस से दुगुना प्रॉफिट करता है. देखिए हेमंत जी, एसकेएस हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट रिकमेंडेशंस. हमने करीबन 350-400 पे इनिशिएट किया था. अभी भी हमारा टारगेट 1000 के कुछ ऊपर है. लेकिन आपके दर्शकों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं एक एनबीएफसी को 4.5-5 टाइम प्राइस टू बुक पे खरीद सकता हूं? ये वैल्यूएशंस कभी एचडीएफसी बैंक ने नहीं देखे हैं और इनके ऑलमोस्ट 0 एनपीएस है. मॉडल ठीक ठाक है, लेकिन ये कभी ना कभी, जैसे बैंक्स में एनपीएस की इशू आई है, इनमें भी कभी ना कभी आएगी और तब आपको एग्जिट नहीं मिलेगा. तो इट इज वेरी प्रूडेंट के बाजार में जितनी एंट्री इंपॉर्टेंट होती है उतनी एग्जिट इंपॉर्टेंट होती है. तो आई डोंट थिंक यू कैन बाय एन एसकेएस. अगर आप यहां से लगता है कि एसकेएस 2000 हो जाएगा तो आप सिर्फ सोचिए कि आप क्या प्राइस टू बुक की बात कर रहे हैं, वो व्हाट पीरियड ऑफ टाइम. तो थोड़ा सिलेक्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. आपने कहा कुछ स्टॉक्स को छोड़कर मैं बाकी के शेयरों में मुनाफा वसूली करूंगा, तो वो स्टॉक्स कौन से जहां पर नहीं करनी चाहिए, ये लोगों को जानना भी जरूरी है. कौन से शेयर आप अभी भी होल्ड करना चाहेंगे, इनफैक्ट अगर नीचे आएंगे तो खरीदेंगे भी? मारुति और हीरो होंडा मैं नहीं बेचूंगा. मुझे लगता है कि ये क्वार्टर्स के अर्निंग्स आर राइट अप टू फेस्टिव सीजन अच्छे जाने की संभावना है. आई थिंक ये 2 स्टॉक्स अगर आपके पास हैं आपको रखने चाहिए. आई थिंक जो भी एग्री रिलेटेड कंज्यूमर कंपनीज होंगे, चाहे आपकी गोदरेज हो, मैरिको हो, उनमें मैं ज्यादा लीवर में भी अ डार्क हॉर्स. आई वुड नॉट इवन एडवाइज सेलिंग लीवर एट दिस पॉइंट इन टाइम. पिछले हफ्ते में कोलगेट के मैनेजमेंट से मिला था, वो दोबारा इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट शेयर गेन हुआ है. तो वहां पे नहीं. और सीमेंट में हेमंत जी, आई वुड लुक एट नेम्स लाइक जेके सीमेंट, ऑल नॉर्थ बेस्ड सीमेंट कंपनीज, जेके लक्ष्मी, मंगलम सीमेंट. और ट्रैक्टर से रिलेटेड हैं अगर वीएसटी टिलर्स या स्वराज इंजन जैसी कंपनीज जो हैं, इनको आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर तक मेरा अर्निंग सपोर्ट मुझे विजिबिलिटी दिख रही है. तो इनमें मैं अभी प्रॉफिट बुक करके नहीं चलूंगा, क्योंकि आई थिंक द मार्केट विल रिवॉर्ड द नंबर्स दैट आर येट टू कम. ऑलराइट, तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, यहाँ पर मुनाफा वसूल नहीं करना चाहिए. लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अनिल अंबानी जी अपने परिवार के साथ एजीएम में पहुंच चुके हैं और हम आपको कुछ देर पहले बता भी रहे थे, आज अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के एजीएम्स हैं और नजर रहेंगी फिर एडीएजी शेयरों पर साफ तौर पर. बिल्कुल, और तमाम ये स्टॉक्स आज एक्शन में हैं ही और हाई बीटा स्टॉक्स है. बाजार का मूड ठीक है, एजीएम्स का ट्रिगर है, तो ये सारे अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर एक्शन में. रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल खासतौर से 2 स्टॉक का अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे. लेकिन एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनकी रफ्तार धीमी पड़ती नजर नहीं आ रही. एक और स्टॉक जो अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि एसकेएस माइक्रो. उसके बाद आईबुल हाउसिंग में तो तेजी हो रही है. चोलामंडलम फाइनेंस, ये एक और स्टॉक है जो अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. तो एक के बाद एक कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं आपकी स्क्रीन पर जो दमदार एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन एक्शन तो एमसीएक्स में ही देखने को मिल रहा है. सबसे जबरदस्त एक्शन देखिए, 8% की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है. आज हम आपको सुबह से बता रहे हैं, स्टॉक 2020 से बताना शुरू किया. ये आज मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक था और अब देखिए फर्स्ट हाफ इस स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट बताया भी जा रहा था. हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, विकास सेठी का पिक भी था. और आज पहला सौदा में जिन्होंने ये शेयर खरीदा होगा वो इस समय अच्छा पैसा बना रहे होंगे. बिल्कुल, और ब्लॉक होते ही पकड़ में 1080-81 पर ब्लॉक हुआ, 1090 पर आइडेंटिफाई. वो भी टाइमिंग तो बेस्ट है, कोई ब्रेक था. ब्रेक नहीं हुआ होता तो शायद हम तुरंत बता देते, लेकिन वहां से भी आप देखिए 1090 से 1160. अच्छा, आप इस कंपनी को तो ट्रैक नहीं करते, लेकिन ये अब जो ये सेक्टर है ये काफी चर्चा में रहने वाला है. नहीं, एक दूसरा एनएससी, बीएससी सबके आईपीओ आने वाले हैं. हाँ, ये पूछते हैं बीएससी एनएससी का आईपीओ आएगा. अगर वैल्यूएशन एक अलग बात है, देखिए, लेकिन ये सेक्टर कैसा लगता है? मतलब ये एज एन एक्सचेंज आपको ये बिजनेस समझ में आता है, पैसा लगाना चाहिए.
ऑनेस्टली एनर्जी इस पे बिल्कुल काम नहीं किया, तो इसमें बताना, मैं तो DRHP तक नहीं देखी है मैंने। ठीक बात और अगर मैं इस पे राय दूंगा बिना DRHP पढ़े तो ऑफिस जाते ही मेरी कंप्लायंस टीम मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अनिल एक बात तो सत्य है कि देखिए, ट्रेडर पैसा बनाए ना बनाए, एक बार के लिए ब्रोकर यू नेवर नो, लेकिन एक्सचेंजेस तो बनाते हैं। हाँ, एक्सचेंज, मैं तो वही कह रहा हूँ एक्चुअली। मैं वही राहुल से बुलवाना चाहता था, उन्होंने बोला नहीं, अलग बात है कि मतलब वो TDS टाइप मामला है ना, आपके टर्नओवर चार्जेस और जो सारे चार्जेस जो लेने हैं एक्सचेंज को, वो तो एक्सचेंज ले गई। और स्टॉक ऑफ द मोमेंट मार्केट 52 वीक लो पे रहे, फिर भी एक्सचेंज के तो प्रॉफिट ही आते हैं भाई। तो ऐसा है कि 8.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक स्टार ऑफ द डे, स्टार स्टॉक ऑफ द डे इस समय ये। और दूसरा मुक्ता आर्ट्स देखिए, वो 12% मजबूत है। और वायदा कारोबार में स्टार ऑफ द डे वोकहार्ड, तो आज 2.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है इस वक्त। ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मिड कैप फार्मा स्टॉक सभी देखने चाहिए हेमंत। टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, ये शेयर मजबूत हो रहे हैं। तो कहीं फार्मा शेयरों में कहीं आपको एक्शन, तेजी, इन्वेस्टमेंट कोई मौका दिख रहा है? जी, 3 नाम मैं दूंगा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले कॉन्ट्रेरियन कॉल होगा डॉक्टर रेड्डीज पे। मुझे लगता है कि इट्स इज अ गुड टाइम टू बी बाइंग इट। दूसरा है सिप्ला और तीसरा है औरोबिंदो। आई थिंक ये तीनों में अगले 1 साल का अगर आपका व्यू हो, आपको 30 से 35% इन तीनों स्टॉक्स में मिल सकते हैं, जिनकी अप्रूवल पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। कुछ के US FDA इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, कुछ के बहुत इमिनेंट हैं और कुछ के बहुत इंपॉर्टेंट बड़े ड्रग के अप्रूवल्स आने की काफी स्ट्रांग संभावना है। तो आई थिंक ये 3 स्टॉक्स इन दिस ऑर्डर आई थिंक कुड बी वेरी स्ट्रांग इन द फार्मास्यूटिकल स्पेस। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, इस पर रखिए नजर। और नजर रखिएगा MCX पर, तो हम कह ही रहे हैं बार बार, अब 9% मजबूती के साथ क्या तेजी स्टॉक में देखने को मिले। बार बार हम पूछ तो रहे हैं राहुल से दूसरे स्टॉक पर सवाल, लेकिन ये शेयर बार बार रडार पर आ रहा है। 100 रुपए की तेजी एक दिन में होती हुई। और एक और स्टॉक जो हमने सुबह सुबह आइडेंटिफाई करके बताया, 2 आज के आइडेंटिफिकेशन, एक तो MCX तो है ही है, दूसरा नारायण रुदालय, अब भी 7% मजबूत है। और वो तब जबकि 375 का हाई बनाने के बाद अभी 348 के आसपास, तो 325 पर ब्लॉक हुआ और उसके बाद रिकवर हुआ। तो देखिए दोनों स्टॉक क्या जबरदस्त एक्शन मार्केट में दिखाते हुए नजर आए, तो बेहतरीन तेजी यहाँ बनी है। चलिए, तो इन स्टॉक्स पर रखिए नजर। आगे भी यहाँ पर तेजी शायद MCX में तो और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, अगर औपचारिक ऐलान जिसका बाजार इंतजार कर रहा है सेबी की तरफ से होता हुआ आज ही फर्स्ट हाफ में नजर आए तो। लेकिन अब क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, इन्फोसिस की तारीख भी आ गई है, 14 अक्टूबर को नंबर्स आएंगे। IT सेक्टर थोड़ा लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कमेंट्री के साथ साथ फिर से आगे का आउटलुक कहीं खराब ना बता दे ये कंपनी। आप कैसे देख रहे हैं IT सेक्टर को? नतीजों से पहले खरीदना चाहेंगे, एक बार नतीजे आई जाने देंगे? नहीं हेमंत जी, आई थिंक मार्च लास्ट ईयर से हमारा अंडरवेट कॉल रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स यू गिवन एज अ हाउस। आई थिंक सेल साइड करीबन 1 साल बाद हमारे व्यू पे जाके कन्वर्ज हुई है। हमें अभी भी लगता है कि जो हमारा थीसिस है कि FY18 तक आपकी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ सब 5% हो जाएगी, इस स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि IT कंपनीज को हाथ लगाना चाहिए। एज अ फंड मैनेजर यू कैन नॉट इग्नोर इट, बिकॉज आपके इंडेक्स वेटेड फंड होते हैं। अगर आप बेस्ट ऑफ द वर्स्ट की बात करें तो आई थिंक द 2 स्टॉक्स दैट यू शुड बी इन आर इन्फोसिस एंड TCS, बट विद द कैवियट कि हम इन दोनों पर एज अ हाउस हमारे सेल रिकमेंडेशंस एक छोड़ दीजिए, चलिए आप MCX ट्रैक नहीं करते, अब मैं दूसरे स्टॉक पर आ जाता हूँ, खड़ा टाइम कम है। कोटक महिंद्रा बैंक 15% स्टेक है कोटक के पास MCX की, कोटक खरीदेंगे? जी, कोटक खरीदूंगा। चलिए, तो इनडायरेक्टली MCX नहीं खरीद पा रहे हैं राहुल, लेकिन कोटक खरीदेंगे क्योंकि MCX के भागने का इम्पैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक, इस स्टॉक पे भी नजर रखिएगा। अब एक्शन वहां हो सकता है। देखिए, अगर MCX बढ़ेगा, कोटक महिंद्रा बैंक के पास 15% स्टेक है, तो और अगर वो स्टेक बिकती है, हाँ, और ऊपर के भाव पर बिकती है, बिकेगी तो अब तो ऊपर ही बिल्कुल। तो इस इवेंट के बाद हमारी एक्सक्लूसिव एक खबर ये भी है कि कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है एग्जिट करे और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो प्रमोटर कंपनी है वो इसको खरीदे, तो कोटक में भी तेजी देखिए। हम लगातार आपको ये कहने के MCX के नाम के पीछे जाकर देखिए, MCX पुराने FT से कोई लेना देना नहीं है, यही वजह की ये स्टॉक इतना दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक्शन में शामिल होता हुआ दिखा रहा है। फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त है राहुल, हम थोड़े से लेट हो रहे हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद नजर आएगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।